नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवेश आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं अधिगम अक्षमता से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो है प्रश्न। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो सीटेट में जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको इस टॉपिक से 100% 2 क्वेश्चंस जो है पूरे सीटेट के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को तैयार ज़रूर कर लीजिएगा, जहां से पक्का भरोसा हो कि यहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर तैयार किया करिए, उसको बिल्कुल भी मिस मत करिए। इस टॉपिक में जितने भी मैंने डिसेबिलिटीज़ दी हैं वो आपको किसी जगह इतने कंप्लीट जो है डिसेबिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, और इनके अलावा आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि और कोई क्वेश्चंस बन सकता है। तो मैं आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट वीडियो लेकर के आया हूँ। पहले थ्योरी बता दूंगा और आखिर में हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तकरीबन 40 क्वेश्चन से भी ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चंस आज कराऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपका आज का 2 नंबर बिल्कुल कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है, लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से नए नए टॉपिक्स, नए नए वीडियोस, नए नए पेपर्स लेकर के आते रहेंगे। देखिए, इस टॉपिक को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, या आप खुद ही देखेंगे आप समझ पाएंगे कि ये सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिलती हैं, है ना। तो हर चीज़ को ढूंढ करके लाना, पढ़ना, बुक्स लाना, वो सब सारी चीज़ें होती है। तो प्लीज़ ज़रूर थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो कौन कौन से अधिगम विकार हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक अधिगम विकार है जिसे कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। इन विकारों की वजह से बच्चा जो है सीखने में उसको कठिनाई होती है। तो डिफरेंट टाइप से डिसेबिलिटीज़ होते हैं, उनके नाम हैं। तो इस डिसेबिलिटीज में क्या गुण होते हैं ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो पहला है डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया क्या होता है? ये एक पठन संबंधी विकार है। इसमें बच्चे को शब्दों को पढ़ने समझने में कठिनाई होती है। जैसे बच्चा जो है शब्दों में अंतर नहीं कर पाता, बी और डी में अंतर नहीं कर पाएगा, 3 और ई में अंतर नहीं कर पाएगा, है ना। ऐसे शब्दों में जो है वो अंतर नहीं कर पाता, डब्ल्यू और एम में अंतर नहीं कर पाता। तो पठन संबंधी एक विकार होता है, ये बात आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। डिसग्राफिया क्या होता है? इसमें एक लेखन संबंधी विकार है। बच्चे की राइटिंग इतनी गंदी होगी तो ये एक लेखन संबंधी विकार है। आमतौर पे ये विकार इसलिए होता है क्योंकि बच्चे की जो उंगलियों की मसल्स होती हैं वो उतनी मजबूत नहीं होती है। तो देखिए, जब शुरुआत में पहली बार बच्चा पेन और पेंसिल पकड़ता है तो आप देखिए उसको डॉट डॉट करके लाइन लिखाई जाती है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि बच्चा डिस्ग्राफिया का शिकार होता है। और जैसे जैसे उसकी मसल्स मजबूत होंगी उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटीज़ आएंगी, कंट्रोल करना उंगलियों को सीखेगा कि कहाँ तक लाइन जानी है ना। तो ये जो है विकार अपने आप समाप्त हो जाता है, टाइम के साथ समाप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या होता है? ये एक गणना संबंधी विकार है। कैलकुलेशन ऐसे समझ सकते हैं। तो गणना संबंधी मैथमेटिकल गणना जो है बच्चे को बहुत दिक्कत होती है। जैसे अक्सर एक जोक नहीं आता कि तुमने 2 रोटी खाई, तुमने 2 रोटी तुम्हें दी और तुमने 2 रोटी तुमने खा ली, है ना। तो अब तुम्हें कितनी रोटी बची? तो आप मेरे पास सब्जी बची। तो ऐसा वो विकार समझ लीजिए। तो गणना संबंधी विकार होता है, बच्चा गणने में दिक्कत होता है। जैसे 2 + 2 कितना होता है तो 4 नहीं बता पाएगा, 3 + 2 कर देगा तो बता देगा 5 है मान लीजिए, तो 2 + 3 करने के पे नहीं बता पाएगा। तो ऐसा जो है होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में उसको दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। उनके सिग्नेचर साइंस को समझने में, जैसे ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये किस चीज़ का साइन है, इक्वल का साइन है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर तो ये सारी चीज़ें उसको दिक्कत होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डिस्थीमिया क्या होता है? ये एक तनाव संबंधी विकार है। एक बच्चे को किसी न किसी बात का तनाव रहता है ना। जरा सा कुछ बोला नहीं कि तनाव आ गया, तो ये एक तनाव संबंधी विकार होता है। जरा सा कुछ डांट दिया, तनाव में चला गया, है ना। मुंह नहीं फुला लेते, कई बार आप देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल जरा से कुछ बोला नहीं कि आप वो मुंह फुला के कोने में बैठ जाते हैं। तो ये ऐसा जो है डिस्थीमिया होता है, ऐसा जो है हाल होता है, ठीक है। स्वालीनता जो है विकार जैसे कहते हैं ऑटिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑटिज्म क्या होता है? इसमें बच्चा जो है सामाजिक संबंधों में उसको कठिनाई होती है, संप्रेषण संबंधी कठिनाई होती है। लोगों के बीच में उठना बैठना उसको अच्छा नहीं लगता, लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, है ना। ज़्यादा शोर शराबा उसको अच्छा नहीं लगता। तो ये सामाजिक संबंध जो होते हैं आमतौर पर इसमें कठिनाई होती है। तो ये ऑटिज्म होता है ना। इसको थोड़ा सा काउंसलिंग दे दीजिए,
बच्चे से थोड़ा सा मेल जोल बढ़ाने के, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कुछ लोगों से मेल जोल बढ़वाइए, उसके दोस्त बनाइए। ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे इसमें थोड़ा ऑटिज्म कम किया जा सकता है। अब एक है, नेक्स्ट है 6वें नंबर का है बुलिमिया नर्वोसा इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, भोजन ग्रहण संबंधी जो है, ये भोजन ग्रहण संबंधी जो है विकार होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है उसको ये नहीं पता होता ना कितना खाना है, वो बिल्कुल खाना मिला नहीं तो कूदे पड़ा उस पर, खाना 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 खाना। तो ये बुलिमिया नर्वोसा होता है, भोजन ग्रहण संबंधी प्रवृत्ति का जो है विकार होता है। आमतौर पर उसको ये नहीं समझ पाता है कि मेरा पेट भर गया है कि नहीं भरा है, कितना खाना है ना, आमतौर पे। तो ये बुलिमिया नर्वोसा जो है आमतौर पे गांव वाले लड़कों पे, जो थोड़े विलेज एरिया में होते हैं, वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिल जाती है। लोकोमोटर जो है क्षमता क्या होती है, तो लोकोमोटर क्षमता एक शारीरिक विकलांगता होती है, जिसमें बच्चा जो है फाइन मोटर स्किल्स और फिजिकल स्ट्रेंथ का सही से यूज़ नहीं कर पाता। फाइन मोटर स्किल्स में कमी होती है, ग्रॉस मोटर स्किल्स में भी कमी होती है। छोटी मसल्स, बड़ी मसल्स, जो उंगलियां, हाथ पैर चलाना, ये इस तरीके की जो है विकलांगता आपको देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं दो आंखों से संबंधित जो है विकार होता है, जिसे कहते हैं मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, ये दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष का मतलब ये नहीं कि यहाँ दूर का नहीं दिखेगा, इसको दूर का साफ दिखेगा लेकिन पास का साफ नहीं दिखेगा, जस्ट उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष में दूर का साफ दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया में निकट दृष्टि दोष होता है, जहां पे निकट का साफ नहीं दिखता है ना, जहां पे निकट का साफ दिखता है लेकिन दूर का साफ नहीं दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं 10वें पॉइंट पे, डिस्प्रेक्सिया क्या होता है। तो देखिए, डिस्प्रेक्सिया जो होता है ये लेखन, पठन, वाचन, गणना संबंधी विकार होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक से अधिक विकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ये एक से अधिक विकार को हम डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। ये एक तंत्रिका संबंधी विकार हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती है ना बच्चों में, शरीर में किसी दिमाग के किसी हिस्से में चोट लग जाने से ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा जो है शारीरिक मोटर कौशल को प्रभावित करता है। यहाँ पे जो बच्चे के जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं और ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है, उनका सही से सामंजस्य नहीं बिठा पाता, वो इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल संबंधी प्रॉब्लम्स है। इसमें लिखने, पढ़ने, दौड़ने, साइकिल चलाने संबंधी विकार इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चे को जैसे स्वयं से खाना खाने के लिए दो तो खाना नहीं खा पाएगा, बिल्कुल सामान्य सी क्रिया है, लेकिन वो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो खाना चम्मच से नहीं खा पाएगा, गिरा देगा, हाथ को सही से मोड़ नहीं पाएगा, ताकि वो जो जिस तरीके से हम लोग चावल नहीं हाथ से लेते, तो ये होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे को आप जब कपड़ा पहनने के लिए देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, पहन ही नहीं पाएगा वो कपड़ा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें शारीरिक कमजोरी भी हो सकती है, जैसे पैर का कमजोर होना भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक से अधिक विकार होता है, तो इस बात को याद रखिएगा, गलतियां मत करिएगा। मैं नोट्स जो बनाता हूं तो बहुत ध्यान से कि कोई भी क्वेश्चन में कैसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसके बाद भी अगर आप गलत कर दें, उसके बाद भी अगर आप नज़रअंदाज कर दें इन सब चीज़ों को, तो बहुत ही आपकी गलतियां हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अफेजिया या डिस्फेसिया कहते हैं। तो अफेजिया जो है या डिस्फेसिया, ये दोनों ही भाषा संप्रेषण संबंधी विकार होता है। इनको दोनों ही भाषा संप्रेषण संबंधी विकार कहते हैं। ठीक है, याद रखना। प्रोजेरिया क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है कम आयु में ही वृद्धावस्था के दिखने के लक्षण दिखने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और कम उम्र के भी होते हैं, होते हुए भी वो 6 साल का लगता है, फिर कहते हैं भैया नहीं ये तो 3.5 साल का ही है। तो ये चीज़ें होती हैं, प्रोजेरिया होता है। डिमेंशिया क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिमेंशिया वाले जो है जो ग्रसित बच्चा होता है अगर, तो इसमें क्या होता है, वो बच्चा तर्क नहीं कर पाता। तर्क इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना, उसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, पल पल में जो है भूल जाता है चीज़ों को, उसको पूरी याद। तो डिमेंशिया में क्या होता है, स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना पाया जाता है, इसलिए वो तर्क नहीं कर पाएगा। छोटे छोटे सेंटेंस तो बोल लेगा, लंबे लंबे वाक्य नहीं बोल पाएगा। जैसे उसको थोड़ी सी स्पीच दे दो ना, या 1 पेज की, आधे पेज की स्पीच दे दो, वो नहीं कर पाएगा। तो ये डिमेंशिया होता है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैं जितने भी आपको दे रहा हूँ बहुत ही खास हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अब आ जाते हैं कुछ जो है कम प्रचलित है, जिसमें कहते हैं डिसआर्थोग्राफिया, जिसमें बर्तनी संबंधी विकार है।
ऑडिटरी जो है प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसमें ऑडिटरी मतलब ऑडियो टाइप का। तो इसमें क्या होता है, जब कोई श्रवण संबंधी विकार हो, आपसे क्वेश्चन पूछे तो अगर ऑप्शन ये दिख जाए तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इसे कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, तो संगठनात्मक पठन संबंधी विकार इसे कहते हैं। डिस्मोर्फिया क्या होता है, तो ये नोट कर लीजिएगा, डिस्मोर्फिया इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, स्वयं के बारे में भ्रमित रहना, विशेष रूप से शारीरिक रूप से। अब क्या होता है, द डिस्मोर्फिया से पीड़ित व्यक्ति को क्या लगता है कि वो, जैसे आपने वो गाना सुना है, मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, तो आमतौर पे वो सुंदर है कि नहीं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन वो डिस्मोर्फिया का जरूर शिकार है। आप कह सकते हैं कि तुम इतनी सुंदर हो क्या करूं, तुम डिस्मोर्फिया का शिकार हो, इसको जो है काउंसलिंग कराओ, थोड़ा सा दिखाओ। तो यहाँ पे स्वयं के बारे में वो भ्रमित रहता है कि मैं इतनी सुंदर हूँ। कई बार होता है ना कि हम एक दिन जिम जाते हैं और उसके बाद जो है शीशे के सामने खड़े होकर अपना बाइसेप कहते हैं, भाई देख मेरा जो है मैं कितना जो है हेल्दी हो गया, मेरा हाथ देख कितना मोटा हो गया, मेरे डोला देख कितने अच्छे। तो इस तरीके से आपने अक्सर देखे होंगे ना, फिजिकल शारीरिक रूप से आप देखते हैं जिम जाने के बाद, लड़के हों या लड़कियां हों, है ना, अपना शरीर देखने की कोशिश करते हैं कि मैं देखो कितनी अच्छी हो गई हूँ या अच्छा हो गया हूँ। तो ये इस तरीके के भ्रमित रहता है यहाँ पे। एक्रोफोबिया क्या होता है, एक्रोफोबिया में क्या होता है, ऊंचाई से इसको डर लगता है। तो हाइट से जो है बहुत ऊंचाई पे जब ले जाओगे ना तो उसे डर लगेगा, जो बहुत ही ऊपर से नीचे नहीं झांक पाता है उसको डर लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में जरूरी है कि बच्चे को एक्सप्लोर कराओ। भाई अगर ऊंचाइयों से डर लगता है तो उसे ऊंचाई पे ले जाओ, उसको सहारा दिए रहो, कहो देखो कुछ नहीं होता है, देखा कुछ नहीं है डर। तो ऐसे अगर तो 4-10 बार करोगे ना तो अपने आप से, आपने अक्सर देखा होगा वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एक होता है, जिसमें एक को जो है ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन सारे दोस्त उसे हाइट पे लेके जाते हैं और वहां से प्लेन से कूदवाते हैं, पैराशूट होता है, और उसे हाइड्रोफोबिया भी होता है। हाइड्रोफोबिया में मतलब जिसे पानी की गहराइयों में डर लगता है। तो पानी में क्या होता है, पानी के जिसमें मेरे ख्याल से हम कौन सा क्रिस्ट वाला जो हीरो है उसका नाम मैं भूल जा रहा हूँ, है ना, तो वो उसको पानी के अंदर डर लगता है, तो उसको जो है एक्टिविटी कराते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं चीजें, LORE, ठीक है। तो एक्रोफोबिया और हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया में मतलब पानी से डर लगता है और एक्रोफोबिया में जो है हाइट से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है। अब आ जाते हैं मिथोमेनिया क्या होता है। मिथोमेनिया क्या होता है, इसमें व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत होती है। यूनिक है, नोट कर लीजिए, अतिशयोक्ति की आदत, बात को बढ़ा चढ़ा के बताना, है ना, बढ़ा चढ़ा के, जैसे पुराने जमाने के लोग नहीं कहते थे हाँ कि शेर मार दिया हमने, एक हाथ से चीर दिया, इस तरीके की अतिशयोक्ति बढ़ा बढ़ा के बातें करना। जैसे हमारे देश के जो है कुछ नेता जो है ऐसा करते हैं, तो ये अतिशयोक्ति की उनकी आदत होती है। तो वो एक्चुअली क्या होता है, इन्हें मिथोमेनिया के जो है वो शिकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझ गए होंगे, इतने ही चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आइए देख लेते हैं। तो अधिगम अक्षमता का सबसे पहला जो है प्रकाश किसने डाला था, तो देखिए अधिगम अक्षमता के बारे में, इस शब्द के बारे में पहली बार डिफाइन किया था, किसने किया था, सैमुअल किर्क ने किया था। और ये 1963 में शिकागो में पहली बार इन्होंने जो है इसको जो है डिफाइन किया था कि ये अधिगम अक्षमता वाले लोग क्या होते हैं, है ना। तो ये इन्होंने बताया कि देखिए अधिगम अक्षमता वाले भी लोग सामान्य ही होते हैं, हमारे जैसे होते हैं, बस इनमें समस्या क्या होती है कि इनके कोई शरीर के एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है, उसकी वजह से ऐसे विकार आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। एक बच्चे में अधिगम अक्षमता के कारण हो सकते हैं, तो एक बच्चे में अधिगम अक्षमता के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो अनुवांशिकी कारण हो सकते हैं और जैविक कारण भी हो सकते हैं, पर्यावरणीय कारण भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी, बिल्कुल सही होगा। देखिए अधिगम अक्षमता कैसे सकती है, एक बच्चे के अंदर जो डिसेबिलिटीज होती हैं वो हेरिडिटी से निर्माण होती है, माता पिता से मिलने वाले गुण या माता पिता में कोई कमी होगी, उसकी वजह से वो कमी अपने बच्चे में ट्रांसफर हो गई। जैसे कई बार होता है कि माता एक जो है, अभी मैंने ये पिछले साल ही मैंने एक न्यूज़ देखी थी जिसके माता पिता में से पिता का जो है हाथ एक छोटा हाथ था, जब बच्चे में वो आया तो वो बच्चे में भी वो हाथ छोटा ही आया, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ तो ये जेनेटिकली मिला ना, उसको ट्रांसफर हुआ, तो यह अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आएगा। और इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, पर्यावरणीय कारक का रोल रहता है। तो ये जो दोनों कारक हैं, यहाँ पे बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन था, मुझे लगता है सभी लोग इसको कर पाएंगे। अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है,
तो देखिए, अगर हम अधिगम अक्षमताओं का सबसे सामान्य प्रकार बात करें तो इसे कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? जिसे हम कहते हैं पठन विकार। कौन सा विकार होता है? पठन विकार होता है। ये एक सामान्य विकार होता है। ये शुरुआत में बच्चों के अंदर रहता है और धीरे से ये सही हो जाता है, ठीक है। बाद में जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही वो ठीक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता का लक्षण हो सकता है? तो अधिगम अक्षमता का लक्षण क्या हो सकता है? पढ़ते समय शब्दों को उलटना या भूल जाना, सामान्य बुद्धिमत्ता का अभाव, खेल में रुचि न लेना, अत्यधिक सामाजिक व्यवहार। तो देखिए, यहाँ पे जो चौथे का आंसर है वो है ऑप्शन ए, पढ़ते समय शब्दों को उलटना या भूल ही जाना। ये अधिगम अक्षमता के लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। अधिगम अक्षमता सामान्यतः किस में पाई जाती है? तो देखिए, ये अधिगम अक्षमता सामान्यतः तो ये खासकर उन बच्चों में पाई जाती है जिनके परिवारों के सदस्यों में अक्षमताएं आपको देखने को मिली होंगी। वही हेरेडिटी इसका मतलब है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। फटाक से करते हैं। भारत में अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए कौन सा संगठन सहायता प्रदान करता है? तो अगर हम अधिगम अक्षमताओं के बच्चों के लिए जो सहायता प्रदान करने वाली संस्था है वो है NCERT, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये जो है बच्चों के लिए इस तरीके के पाठ्य पुस्तक तैयार करता है ताकि वो भी जो है बच्चों में लर्निंग की कमी कोई ना हो, सीखने में कोई कमी ना हो, ठीक है। तो ये इसका काम है अच्छे से नोट्स तैयार करना, बुक्स, पाठ्यक्रम, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना होता है, एक तरीके से समझ लीजिए। डिस्ग्राफिया जिसे हम कहते हैं लेखन वैकल्य या लेखन विकार एक है, तो क्या है? तो सातवें का देखिए आंसर क्या हो सकता है? तो डिस्ग्राफिया क्या हो सकता है? ये एक मनोवैज्ञानिक विकार है जो ध्यान की कमी और आवेगपूर्ण व्यवहार की वजह से होता है। ये बिल्कुल भी नहीं है। वाणी विकार है जो हकलाने की वजह से नहीं। चलन विकार नहीं। आंसर हो गया तंत्रिका संबंधी विकार है जिसमें अक्षर और आकार बनाने में कठिनाई होती है बच्चे को, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। संख्याओं को उल्टा लिखने की समस्या को क्या कहा जाता है? तो अगर कोई बच्चा संख्या को उल्टा लिख रहा है, जैसे इसको ये लिख दिया, ई को 3 लिख दिया, एम को डब्ल्यू देख रहा है ना, तो ये जो चीज़ें होती है, सी को इस तरीके से लिख देते हैं कई बच्चे, बी को जो है ये इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, डी को भी वो उल्टा लिख देते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये डिस्ग्राफिया कहलाती है, ठीक है। ये एक लेखन विकार है, इस बात को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में बिल्कुल याद करके ही जाना इन चीज़ों को। नेक्स्ट, भारत में अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए कौन सा कानून सहायता प्रदान करता है? तो अगर अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए कोई कानून भी तो बनाए गए होंगे, जैसे हमारे लिए कुछ मूल अधिकार बनाए जाते हैं संविधान में, वैसे कुछ इन बच्चों के लिए भी अधिकार तो वही है, मूल अधिकार ही, लेकिन उनके लिए अलग से, तो इनको कहेंगे, इसके अंतर्गत आता है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम RPWD 2016 के तहत जो है ये सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD क्या है? तो ऑटिज्म, मैंने अभी आपको बताया था कि ऑटिज्म में क्या होता है, सामाजिक संप्रेषण करने में उसको दिक्कत होती है, तो हम सीधा सीधा वही आंसर ढूंढेंगे। आंखों को प्रोवाइड करता है? बिल्कुल भी नहीं। अवसाद है, मतलब डिप्रेशन संबंधी है। बुढ़ापा तेज आता है? नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन बी, एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो सामाजिक संवाद और संचार को प्रभावित करता है। आंसर हो गया बी, 10वें का बी आंसर होगा, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या होता है? तो देखिए, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया एक जो है क्या है, यहाँ पे देखिए, तो ये एक पठन विकार है, सभी को पता होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। गणितीय विकार को हम कैलकुलिया कहते हैं। मानसिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति उपयोगी हो सकती है? तो अधिगम मानसिक अक्षमता या अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण जो है रणनीति उपयोगी हो सकती है? तो यहाँ पे बच्चों को मल्टी सेंसरी जो है शिक्षण तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम दृश्य वाली सामग्री का यूज़ करेंगे, श्रवण सुनने वाली और स्पर्श आधारित जो है हम टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। जैसे इसमें क्या है, टीवी का यूज़ कर लेंगे। श्रवण में क्या है, ऑडियो वाली क्लिप्स यूज़ करेंगे। स्पर्श वाली क्या है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इनके लिए बेहतर होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। मायोपिया जिसे कहते हैं नियर साइटेडनेस, ठीक है, ये मैंने कभी नहीं पढ़ा था इस वर्ड को।
तो मायोपिया क्या होता है? मायोपिया मुख्य लक्षण है, इसमें क्या होता है 13वें का देखिए आंसर, यहाँ पे दूर की जो है वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की हमें धुंधली दिखाई पड़ती है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। जस्ट इसका उलट जो है हाइपरमेट्रोपिया हो गया। ठीक है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों में सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? मतलब एक टीचर ने पूरा मेहनत कर डाली, इसके बावजूद वो जो है मैथमेटिकल्स जो है साइंस को समझने में उसको दिक्कत होती है। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, है ना, ये कौन सा साइन है, इसको कौन सा सिंबल कहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसे कहेंगे डिसकैलकुलिया। आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, राजू जो है 61 के एक स्थान पर 16 लिखता है और बी के स्थान पर डी लिखता है, तो भ्रमित हो जाते हैं सब। तो ये क्या होगा? 15वें का आंसर बहुत ही आसान है, ये एक डिसग्राफिया है। लिखता है, अगर 61 की जगह पढ़ता होता तो उसको कह देते पठन वैकल्य। याद रखना, शब्दों को पकड़िएगा। ये लिख रहा है इसलिए डिसग्राफिया होगा, पढ़ रहा होता तो उसको डिसलेक्सिया ही कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता का कारण नहीं है? तो अधिगम अक्षमता का कौन सा कारण नहीं है? तो न्यूरोलॉजिकल अंतर, अनुचित शिक्षण विधियां, जेनेटिक जो है डिसऑर्डर या जेनेटिक कारक, मस्तिष्क की संरचना में अंतर। तो यहाँ पे अधिगम अक्षमता का जो कारण नहीं है वो है अनुचित जो है शिक्षण विधियां, मतलब ऐसी विधियां का इस्तेमाल करना बच्चों पे जो जरूरी नहीं थी, अपर्याप्त है, बेफालतू की थी, ये आपको एक्टिविटी कराने की जरूरत नहीं थी सर। तो ये बच्चों के अंदर अधिगम अक्षमताएं नहीं लेके आएंगी। ठीक है, बाकी न्यूरोलॉजिकल अंतर हो सकता है, शरीर में कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, नसों की दिक्कत हो सकती है, जेनेटिक कारक भी हो सकते हैं, मस्तिष्क की जो संरचना होती है उसमें कोई ना कोई डिसफंक्शन हो जाए या कुछ कमियां हो जाए। ठीक है, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो देखिए, समावेशी शिक्षा का मूल अर्थ यही होता है सभी के लिए शिक्षा, समान रूप से सभी के लिए शिक्षा। सभी के लिए कह दिया तो मतलब सब कुछ आ गया, ना उसमें जाति देखनी है, ना उसमें धर्म देखना, ना उसमें वर्ग देखना है, ना किसी भी रूप में कुछ भी नहीं देखना है कि ये मंत्री जी का लड़का है, ये अमीर का लड़का है, ये गरीब का लड़का है, ये गांव का है, ये यहाँ का है, ये वहाँ का है, ये कमज़ोर है, ये बड़ा तेज है पढ़ने में, ये सब कुछ नहीं देखना है। सभी को समान रूप से देखना, और इन सभी शिक्षाओं में समान रूप से देखना मतलब सबको बराबर का दर्जा देना, लेकिन सबके लिए अलग अलग शिक्षण तकनीकों का इस्तेमाल भी करना चाहिए समावेशी शिक्षा में। ऐसा नहीं है कि कमज़ोर बच्चे को भी टॉपर वाले बच्चे की तरह जो है इंक्लूड करते हुए उसी की तरह पढ़ाए जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, विशेष आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाना, यही होता है समावेशी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट जो है कल्चर, संस्कृति, समाज, धर्म के बच्चे हो सकते हैं, तो व्यक्तिगत शिक्षण बहुत ज़रूरी है। आंसर याद रखिएगा, सामान्य बच्चे जहाँ विशेष बालक और सामान्य बालक पढ़ते हो वहाँ पे समावेशी शिक्षा दी जाती है। अस्थिबाधिर बच्चों में डैश डैश के होने की संभावना होती है। तो अस्थिबाधिर बच्चे क्या होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, अस्थिबाधिर जिनकी अस्थि मतलब हड्डी, हड्डियों में कोई कमजोरी है, बोन्स में कोई प्रॉब्लम है। तो बोन्स में प्रॉब्लम होगी तो शरीर का कोई इसमें जो है फिजिकल जो है कमी हो जाएगी, और फिजिकल जो है डेवलपमेंट में कोई दिक्कत होगी, तो डेवलपमेंट में कमी तो ग्रॉस मोटर स्किल्स प्रभावित होगी, फाइन मोटर स्किल्स प्रभावित होंगी, है ना। तो यहाँ पे ये पीड़ित हो गया डिसग्राफिया से, जहाँ पे एक लेखन संबंधी विकार है, क्योंकि अस्थियों में कमजोरियां हैं, उसकी हड्डियां कमजोर हैं, इस तरीके से कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, भारत में अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा संसाधन केंद्र जो है किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? तो ये जो विशेष शिक्षा संसाधन केंद्र होता है ये कार्य करते हैं, आंसर देखिए, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो सकता है, होगा ही। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता सामाजिक संचार को चुनौती देती है? देखिए, सामाजिक संचार मतलब क्या होगा? ऑटिज्म। आंसर हो गया ऑप्शन ए। डिसकैलकुलिया में गणना हो गया, डिसग्राफिया में लेखन हो गया, मोटर में जो है फिजिकल स्ट्रेंथ में कोई कमी हो सकती है। ठीक है, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी हो सकती है? तो पढ़ाने के लिए अगर हम अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा कम पढ़ाओ, शॉर्ट में पढ़ाओ, कम शब्दों में पढ़ाओ चीज़ों को। जैसे इट इज़ वेरी डेंजरस, तो डेंजरस
ये पूरा सेंटेंस बोलने की जगह बोलिए, हाथ को क्रॉस करिए, कहिए नो डेंजरस। ये छोटे बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है। तो आप एक छोटा शब्द पढ़े, उसने कहा कि ये छूना नहीं है, आपने कहा नो वेरी डेंजरस, तो क्या होता है, बच्चा ये याद रखता है और वो घर जाके इसी चीज को। तो ऐसे ही बच्चों को छोटे छोटे चरणों में शिक्षण या बार बार दोहराव वाले सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो टीचिंग स्किल्स में होंगे, जो टीचिंग पहले से कर रहे होंगे, प्री स्कूल में पढ़ाते होंगे, उनको पता होगा कि छोटे बच्चों को बहुत कैसे पढ़ाते हैं, कैसे कितनी आसानी से पढ़ाया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें वो बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। बात समझ गए। अफेजिया जो होता है, अफेजिया क्या होता है, ये इसका मुख्य कारण क्या है, तो मस्तिष्क के भाषा क्षेत्र में क्षति होने से, जैसे स्ट्रोक की वजह से अफेजिया होता है। तो आंसर हो गया बी। एक भाषा कक्षा में डिसलेक्सिया से पीड़ित छात्रों के सफल निष्कर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो 23वें का देखिए कौन सा आंसर होगा। 23वें का आंसर है हस्तलिखित कार्य जमा करने में के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित करना चाहिए। किस रणनीति से हमें बचना चाहिए, है ना, किस सफल निष्कर्ष के लिए हमें कक्षा में नोट लेने के बजाय वॉइस रिकॉर्डर की अनुमति देना, हस्तलिखित के बजाय टाइप किए गए मुद्रित कार्य की अनुमति देना, व्यक्तिगत गति से पढ़ने और लिखने के अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पे जो है हस्तलिखित सख्त समय सीमा जो है निर्धारित करना, इससे हमें बचना चाहिए। बाकी सभी यहाँ पे 23वें का जो है सही आंसर होगा। ठीक है। डिमेंशिया का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है। तो डिमेंशिया क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये एक अल्जाइमर जो है डिजीज होती है, डिमेंशिया पीड़ित व्यक्ति, जिसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की सोच और स्मृति जो है, याददाश्त और भाषा, ये सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं। डिमेंशिया से शिकार वाला व्यक्ति अल्जाइमर डिजीज होती है, जहाँ याददाश्त की कमी होती है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री दृश्य बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करती है। तो कौन सी चीजें जो है मदद करेंगी। हस्तलिखित नोट्स बिल्कुल भी नहीं, चित्र और आरेख नहीं, मानचित्र ग्लोब नहीं। आंसर हो गया डी, क्योंकि दृष्टि बाधित है। तो दृष्टि बाधित वाला जो आंखों से जिसको दिख ना रहा हो, तो उससे क्या दिखाओगे, तो उसके लिए जो है ऑडियो वाली चीजें इस्तेमाल की जाएंगी। तो वहां पे ऑडियो वाले टेप इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने, शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। ये लक्षण किस अधिगम अक्षमता की ओर इशारा करते हैं। देखिए, क्वेश्चन वही सब है, क्वेश्चन बस बदल गए, भाषा बदल गई है, अंतर समझ पाए तो बस वहीं पे ही आपका आंसर, आपकी जीत है। आप बस क्वेश्चन के अंतर को समझ लीजिए, क्वेश्चन के मीनिंग को समझ लीजिए और क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पे 26वें का देखिए आंसर क्या है, ये डिस्ग्राफिया, क्योंकि यहाँ पे निरंतर लिखाई में बस इतना ही पकड़ना था, आलेख वैकल्य जिसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। आंसर हो गया बी। ब्रेल डैश डैश पर आधारित होता है, तो ब्रेल जो लिपि होती है वो बिंदुओं पर आधारित होता है। कितने बिंदु, 6 बिंदु। ठीक है, 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए, सही जवाब है। एक्रोफोबिया के उपचार में कौन सी थेरेपी सबसे प्रभावी है। तो एक्रोफोबिया मैंने आपसे बताया था, जहां पे व्यक्ति को ऊंचाई, बच्चे को ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई से डरता है ना, तो ये एक्रोफोबिया। और यहाँ पे बच्चे को अगर हम थेरेपी देना चाहें तो हम एक्सपोजर थेरेपी देंगे। एक्सपोजर थेरेपी का मतलब होता है बच्चे को बाहर लेके जाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे और झूला झुलाओ, ताकि वो ऊंचा पे जाए तो थोड़ा सा उसको जो है उसका डिसऑर्डर वो कम हो, है ना, धीरे धीरे उसका डर से सामना कराओ उसको, ये कहना चाह रहे हैं। तो एक्सपोजर जो है थेरेपी यूज आएगी, बाकी इसमें कोई भी काम नहीं करती। डिस्प्रेक्सिया जो होता है वो होता क्या है। तो डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है डिस्प्रेक्सिया। तो मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन जो है डिसऑर्डर है, ये एक तंत्रिका संबंधी होता है, जिसमें लिखने पढ़ने संबंधी जो है विकार हो सकता है। तो आंसर हो गया मोटर कौशल है समन्वय में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक से अधिक विकार होते हैं, एक से अधिक, जहाँ पे बच्चे को एक से अधिक विकार हो वो डिस्पेक्सिया हो सकता है। ये एक तंत्रिका संबंधी विकार है।
जो शरीर के जो मोटर कौशल्स होते हैं, जो फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है, जो छोटी मसल और बड़ी मसल्स जो होती हैं उनको प्रभावित करता है। मैंने उदाहरण बताया था, जैसे स्वयं से बच्चे को खाना खाने देना, स्वयं से साइकिल चलाने में कठिनाई हो, स्वयं से संप्रेषण करने में दिक्कत हो, है ना, लिखने में दिक्कत हो, हाथ पकड़ के लिखाना पड़ता हो, कंट्रोल ना रहता हो, भागता हो हाथ, जैसे यानी बुढ़ापे में हाथ कांपते हैं, तो ये बुढ़ापे वाला नहीं है सिस्टम, लेकिन ये शुरुआती दौर की बात बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें समझ गए। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? तो यहाँ एक भोजन संबंधी विकार है, सभी को पता हो गया होगा, याद हो गया होगा आंसर। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। देखिए प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, 30 लाइक्स का टारगेट है, लाइक्स तो 40 है, 40 लाइक्स का टारगेट है ना, तो इसको ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, है ना। चलिए, बहुत पूरी मेहनत से जो है आपको मैं वीडियो देता हूँ, है ना, बनाता हूँ, पूरा टाइम लगता है उसको बनाने में, ताकि आपका पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। मैं सोचता ये हूँ कि जब भी मैं आपको कुछ पढ़ाऊँ तो एक वीडियो से ही आपका मैक्सिमम जो चीज़ें कवर हो जाए। हो सकता है कि मैं कुछ छूट जाए, पर मुझे गारंटी रहती है कि मैं कहता हूँ, आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि इतने से ज़्यादा आपको कुछ पूछेगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि 2011 से लेकर 2024 का पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद मैं जो जो ढूंढ सकता था, जो जो मुझे मिला, वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के अक्षम जो है बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो भैया संकेत किस टाइप के बच्चों के लिए यूज होता है? जिनको सुनाई नहीं देता। आंसर हो गया ऑप्शन ए। पठन वैकल्य से, पढ़ने से, जो है लेक्सिया से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। लंबे और जटिल वाक्य देकर तब तो ये और नहीं पढ़ेंगे। अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से, व्यवस्थित और परीक्षण के माध्यम से उच्च ग्रेड, यहाँ पे सभी काट दो। आंसर हो गया ऑप्शन बी सही जवाब है। 33वां, डिसलेक्सिया विद्यार्थी की ध्वनियों को प्रतीकों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये स्थिति एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो पढ़ने और लिखने के कौशल को प्रभावित करती है। तो डिसलेक्सिया, जहाँ पे हमने पहले भी बताया था, ये एक लेखन विकार है, डिसलेक्सिया एक पठन विकार है। तो 33वें का देखिए आंसर क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आंसर इसका ए दिया गया था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि डिसलेक्सिया तो एक जो है पठन विकार है, इसमें लेखन कौशल कैसे प्रभावित होगा? तो डिसलेक्सिया में लेखन कौशल भी प्रभावित होता ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही पॉइंट सही हैं और स्पष्टीकरण भी एक दूसरे दे रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कमजोर लेखन कौशल, जिसमें कमजोर मोटर कौशल और नियोजन शामिल है, को डैश डैश कहा जाता है। तो कमजोर मोटर कौशल को कहा जाता है डिसप्रेक्सिया, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है होती हैं। मैंने आपको जैसे कहा, लिखने, पढ़ने, दौड़ने, साइकिल चलाने जैसे संबंधी विकार हो सकते हैं जहाँ पे बच्चे को दिक्कत होती है। ठीक है, PWD अधिनियम 1995 के अनुसार अशक्त व्यक्ति को चिकित्सीय सत्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वह डैश डैश से कम अशक्त से ग्रसित नहीं है। तो देखिए, एक जो हैंडीकैप्ड व्यक्ति होता है उसका 40% से कम डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। ADHD का पूर्ण रूप क्या है? पूछा गया क्वेश्चन है, टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा है कि नहीं पूछा ये याद नहीं, लेकिन टेट में पूछा है तो सीटेट भी पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा। इसे कहते हैं 36 का आंसर हो गया ऑटिज्म डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डेफिसिट, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए, इनमें से कौन सी तकनीक का उपयोग हकलाने को संबोधित करने के लिए किया जाता है? तो हकलाने, जो बच्चे नहीं हकलाते कई बार, तो ऐसे को अगर संबोधित करना चाहते हो तो यहाँ पे दीर्घकालिक भाषण काम करते हैं। याद रखना, हकलाने वाले संबंध में दीर्घकालिक भाषण काम करते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति के अक्सर माध्यम से गंभीर बौद्धिक जो है हानि होती है, जिसका IQ क्या होता है? तो IQ इसका कम ही होता है, 35 से 55 के बीच में रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है
स्टेट टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसी का ही मैंने आंसर आपको दिया है। तो स्टेट टेट का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। डाउन सिंड्रोम का सबसे अच्छा लक्षण कौन सा है? तो देखिए, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि गुणसूत्र जो होते हैं उसमें एक्स्ट्रा होती है, बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे जो होगा आंसर हो गया विशिष्ट चेहरे की विशेषताएं, जैसे चपटा चेहरा हो जाएगा, तिरछी आंखें हो जाएंगी, तो कुछ ना कुछ हो जाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। तो इस तरीके से हमारे जो लर्निंग डिसऑर्डर से संबंध में जो क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन 100% यहाँ पे पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़िएगा, अच्छे तरीके से इसको नोट्स भी बना लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।